हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर ईवीएस दिसंबर 2018 का रिवीजन करने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर से आपके लगभग 60% क्वेश्चन आपके सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछता है। तो अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर की वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी साथ में दबा दें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सीटेट इन्वायरमेंट से आपके 30 क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जाते हैं, जिसमें से 15 मार्क्स आपके ईवीएस एनसीईआरटी बुक से पूछे जाते हैं और जो 15 मार्क्स आपके होते हैं वो पेडागोजी के होते हैं। और जो ये एनसीईआरटी बुक होता है वो कक्षा 3, 4 और 5 से पूछे जाते हैं। और मैंने 3, 4 और 5 एनसीईआरटी बुक की एक समरी वीडियो बनाई है, आप उन वीडियो को देख सकते हैं और वो लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप लिंक पर क्लिक कर कर उन वीडियो सभी को देख सकते हैं। उन वीडियो में आपके एनसीईआरटी बुक के सभी चैप्टर की समरी बनाई गई है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके हो सकते हैं और जो क्वेश्चन अभी तक सीटेट में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं पॉइंट को आपको वीडियो में डिस्कस किया गया है। बहुत ही अच्छी वीडियो है। अगर आप उन वीडियो को देख लगते हैं तो आपको एनसीईआरटी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही ईवीएस के लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। और आप 15 में से 15 नंबर आप आसानी से उन वीडियो को देखकर ला सकते हैं। बाकी आप अगर अभी तक आपने नोट्स नहीं लिया है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने नोट्स नहीं लिया है तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और बाकी जो जानकारी है नोट्स के बारे में वो इस नंबर पर मैसेज करने के बाद आपको दे दी जाएगी। पहला आपका क्वेश्चन है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? ऑप्शन आपके है, पहला पूर्व और पश्चिम, दूसरा है पश्चिम और पूर्व, तीसरा है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, चौथा है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। जो हमारा लैंग्वेज रहेगा वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज रहेगा ताकि जो हिंदी वाले हैं वो भी समझ पाए और जो इंग्लिश वाले हैं वो भी समझ पाए। तो दोनों लैंग्वेज में मैं रीड करूँगा ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों के स्टूडेंट को आसानी से क्वेश्चन समझ में आ सके। तो इंग्लिश में देखते हैं, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड गोवा विद रिस्पेक्ट टू बिहार इन इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन इज ईस्ट एंड वेस्ट, सेकेंड इज वेस्ट एंड ईस्ट, और थर्ड इज नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, और फोर्थ इज साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो इसका सही जवाब आपका होगा 61 का। आप भी कमेंट में सही उत्तर लिखते रहेंगे और सही आंसर मैच करते रहेंगे, साथ में ये भी मैच करेंगे। लास्ट में आप ज़रूर बताएंगे कि आपके 30 में से 30 में कितने आपके सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। साथ साथ में आप कमेंट में उत्तर भी लिखते रहेंगे। तो 61 का जो सही आपका आंसर होगा वो होगा आंसर 3, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तो चलिए मैप पर हम लोग देख लेते हैं कि बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। ये इंडिया का मैप है और ये रहा आपका बिहार, और इसके सापेक्ष पूछा है कि आपका जम्मू कश्मीर और गोवा कहाँ पर है। तो ये बिहार है, ये आपका नॉर्थ साइड है और ये आपका ईस्ट साइड है इंडिया का, और ये आपका वेस्ट है और नीचे आपका साउथ माना जाता है। ठीक है, ये इंडिया इस प्रकार से है। तो जो बिहार है आपका ईस्ट में है और बिहार के सापेक्ष पूछा है कि जम्मू कश्मीर कहाँ पर है। तो जम्मू कश्मीर आपका नॉर्थ में है और वो भी किस साइड में है, तो इस साइड में है। तो इस साइड कौन सा है, वेस्ट है। तो वेस्ट और नॉर्थ, ठीक है, इसमें आपका जम्मू कश्मीर आता है। और चलिए देखते हैं गोवा आपका कहाँ पर है। तो बिहार के सापेक्ष गोवा आपका यहाँ पर है, ये रहा आपका गोवा। तो नीचे आप देखेंगे तो साउथ है और ये आपका कहाँ है, वेस्ट में है। तो साउथ वेस्ट में आपका गोवा है और नॉर्थ वेस्ट में आपका जम्मू कश्मीर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वाष्पीकरण की प्रक्रिया में
किस स्थिति में सबसे धीमी होती है? पहला ऑप्शन है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि। दूसरा है सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। तीसरा है सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। चौथा है सतह क्षेत्र तापमान दोनों में कमी आती है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन विल स्लोवेस्ट? ऑप्शन 1 है बोथ सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर इंक्रीज। दूसरा है सरफेस एरिया इंक्रीजेज बट टेम्परेचर डिक्रीज। तीसरा है सरफेस एरिया डिक्रीजेज बट टेम्परेचर इंक्रीज। और चौथा है बोथ सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर डिक्रीज। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका चौथा होगा, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी आएगी तब आपकी वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो धीमी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 63। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। पहला ऑप्शन है दिशात्मक कौशल। दूसरा है चित्रण कौशल। तीसरा है स्थिति कौशल। चौथा है ग्राफिक्स कौशल। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजिशन ऑफ प्लेस, डिस्टेंसेस एंड डायरेक्शन इज ऑप्शन 1 डायरेक्शनल स्किल, ऑप्शन 2 मैपिंग स्किल, ऑप्शन 3 पोजिशनल स्किल और फोर्थ ग्राफिक्स स्किल। तो कमेंट बॉक्स में आप सही जवाब देते रहेंगे। इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर 2 चित्रण कौशल। क्वेश्चन नंबर 64 है किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? ऑप्शन ए है एनसीएफ 2005, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000 और एनसीएफ 1975। विच नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ रिकमेंडेड environmental studies to taught as an integrated curricular area at the primary level? वन ऑप्शन है एनसीएफ 2005, टू है एनसीएफ 1988 और ऑप्शन 3 है एनसीएफ 2000 और ऑप्शन 4 है आपका एनसीएफ 1975। इसका जो सही जवाब होगा एनसीएफ 1975 में आपकी ये सिफारिश की गई थी। तो फोर्थ नंबर इसका आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 65 दिसंबर 2018 का ये प्रीवियस ईयर पेपर है। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का रिवाज है? ऑप्शन ए है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दूसरा है दक्षिणी क्षेत्र, तीसरा है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र या फिर चौथा है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। विच रीजन हैज द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन इंडिया? द फर्स्ट ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट रीजन, सेकेंड ऑप्शन साउथर्न रीजन, फोर्थ ऑप्शन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन और फोर्थ है साउथ ईस्टर्न रीजन। तो झूम खेती जो होती है वो भारत के, इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। सही जवाब है आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी कि पहला। तो झूम खेती जो है आपका एनसीईआरटी के बुक क्लास 5 के चैप्टर नंबर 20, चैप्टर का नाम है किसके जंगल से लिया गया है ये क्वेश्चन। और झूम खेती जो आपके होते हैं वो मिजोरम में होता है। ठीक है, तो चलिए मैप में भी देख लेते हैं मिजोरम हमारा कहाँ पर है। यहाँ पर आपका मिजोरम है और मिजोरम देख सकते हैं आपका ये उत्तर साइड में है, नॉर्थ साइड में है और ये ईस्ट में है। और यहाँ पर आपकी झूम खेती यानी कि स्थानांतरित खेती जिसको बोलते हैं होता है। और ये आपके एनसीईआरटी क्लास 5 के चैप्टर नंबर 20 किसके जंगल से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन है नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं पर आप ध्यान देंगे। पहला ऑप्शन है बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। दूसरा ऑप्शन है यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता। तीसरा है जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। चौथा है बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं।
Which one of the following sentence is not the true for hydropower generated from the river dams? पहला ऑप्शन है डैम्स इंकरेज सस्टेनेबल ग्रोथ। टू है इट डज नॉट पोल्यूट वाटर और एयर। तीसरा ऑप्शन है हाइड्रो पावर फैसिलिटीज कैन हैव लार्ज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। और फोर है डैम्स डिस्प्लेस इंडिजीनियस पीपल फ्रॉम देयर रिवर लाइफलाइन। तो इसका जो सही जवाब आपका होगा, साथ में आप कमेंट बॉक्स में सही उत्तर भी देते रहेंगे। 66 का आपका सही जवाब है वन, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, टू है मीथेन, थर्ड ऑप्शन है जलवाष्प, फोर्थ है उपयुक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैसेज? ऑप्शन वन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, ऑल ऑफ दीज। तो साथ साथ में आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहेंगे। तो इसका सही जवाब जो होगा वो फोर्थ होगा, उपयुक्त सभी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प सभी ग्रीन हाउस गैसेस है। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? ऑप्शन वन है ठंडे रेगिस्तानों में गर्म गर्मियां और बेहद ठंडी सर्दियां होती है। ऑप्शन टू है ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ऑप्शन थ्री है ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली कम होती है। और चौथा ऑप्शन है ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है। Why are cold deserts in India not affected by monsoon? Option 1, cold deserts have not summer and extremely cold winters. Option 2 है cold desert lie in the rain shadow of the Himalayas. And option 3 है air is very thin in cold desert. Option 4 है cold desert are at very high altitude. तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो 68 का जो सही जवाब है, इसका दो आपका सही जवाब होगा ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। कोल्ड डिजर्ट लाई इन द रेन शेडो ऑफ द हिमालयाज। और ये आपका चैप्टर लिया गया है चैप्टर 13 क्लास 5 के बसेरा ऊंचाई पर से। चैप्टर 5 के 13 बसेरा ऊंचाई पर आपके हिमालय, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बारे में बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? ऑप्शन वन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन टू है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन थ्री है सल्फर और फोर है क्लोरीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो? ऑप्शन वन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन टू सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन थ्री सल्फर, ऑप्शन फोर है क्लोरीन। तो इसका सही जवाब जो होगा 69 का वो होगा टू सल्फर डाइऑक्साइड। और ये जो चैप्टर आपका है वो है क्लास 4 का चैप्टर नंबर 13 पहाड़ों से समुद्र तक। और इसमें आपके प्रदूषण के बारे में बताया गया है कि कैसे डे बाय डे हम अपने वातावरण को, अपने पर्यावरण को दूषित करते जा रहे हैं। तो ये चैप्टर, ये क्वेश्चन उसी चैप्टर से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, गोलकोंडा किला किसने बनवाया? ऑप्शन है आपका चोल राजवंश, ऑप्शन टू है चालुक्य राजवंश, ऑप्शन थ्री है काकतीय राजवंश और चौथा है पल्लव राजवंश। हु बिल्ड द गोलकोंडा फोर्ट? ऑप्शन वन चोल डायनेस्टी, ऑप्शन टू चालुक्य डायनेस्टी, ऑप्शन थ्री काकतीय डायनेस्टी, ऑप्शन फोर पल्लव डायनेस्टी। तो गोलकोंडा किला किसने बनाया था? तो इसका जो सही जवाब होगा आपका वो होगा थ्री काकतीय राजवंश। और ये जो चैप्टर आपका लिया गया है वो चैप्टर क्लास 5 के चैप्टर नंबर 10 से, चैप्टर का नाम है बोलती इमारतें, से ये क्वेश्चन लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 71, 15 ग्राम पर ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? ऑप्शन है 18 ग्राम, ऑप्शन टू है 45 ग्राम, ऑप्शन थ्री है 5 ग्राम, ऑप्शन फोर है 12 ग्राम। व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द डेंसिटी ऑफ 15 ग्राम पर ml एंड अ वॉल्यूम ऑफ 3 ml? ऑप्शन है 18 ग्राम,
ऑप्शन 2 है 45 ग्राम, ऑप्शन 3 है 5 ग्राम, ऑप्शन 4 है 12 ग्राम। तो 71 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 45 ग्राम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 72। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ऑप्शन 1 है द्रव्यमान, ऑप्शन 2 है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन 3 है संवेग और 4 है भार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? ऑप्शन 1 है मास, ऑप्शन 2 है ग्रेविटी, ऑप्शन 3 है मोमेंटम, ऑप्शन 4 है वेट। इसका जो सही जवाब, कमेंट बॉक्स में आप इसका सही जवाब लिखेंगे। इसका सही जवाब है 1 द्रव्यमान। 73 क्वेश्चन है, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है? ऑप्शन 1 है अपारदर्शी, ऑप्शन 2 है पारभासी, ऑप्शन 3 है पारदर्शी, ऑप्शन 4 है उत्तर। An object in which no light rays can pass through it called opaque। ऑप्शन 2 है ट्रांसलूसेंट, ऑप्शन 3 है ट्रांसपेरेंट, ऑप्शन 4 है कॉन्वेक्स। तो इसका जो सही जवाब होगा 73 का ऑप्शन नंबर 1 अपारदर्शी, ओपिक आपका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है? ऑप्शन 1 है 60 kg, ऑप्शन 2 है 10 kg, ऑप्शन 3 60 n और ऑप्शन 4 है 10 n। What will be the weight of an object on the surface of Earth whose mass is 10 kg on the moon surface? ऑप्शन 1 है 60 kg, ऑप्शन 2 है 10 kg, ऑप्शन 3 है 60 n और ऑप्शन 4 है 10। तो इसका जो सही जवाब होगा 74 का वो होगा 160 kg। तो जो ग्रेविटी फोर्स होती है यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो फोर्स होती है वो चंद्रमा की, वो पृथ्वी की 1/6 होती है, यानी कि छठा भाग आपका चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण होती है पृथ्वी की सापेक्ष। तो इस क्वेश्चन नंबर 75 है, एक विलेय का विघटन दर डैश पर निर्भर करता है? ऑप्शन है दाब, ऑप्शन 2 है तापमान, ऑप्शन 3 है सतह क्षेत्र और ऑप्शन 4 है भार। द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 है प्रेशर, ऑप्शन 2 है टेम्परेचर, ऑप्शन 3 है सरफेस एरिया, ऑप्शन 4 है वेट। तो 75 का जो सही आंसर होगा कमेंट बॉक्स में आप सही उत्तर लिखेंगे और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 सतह क्षेत्र। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? पहला क्वेश्चन है कक्षा में बहस आयोजित करना, दूसरा है समूह चर्चा, तीसरा ऑप्शन है पोस्टर बनाना, चौथा है बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। सुषमा वांट हर स्टूडेंट्स to be sensitized for conservation of trees. Which one of the following is the most suitable strategy to do so? ऑप्शन है conducting a debate in a classroom, ऑप्शन 2 है group discussion, ऑप्शन 3 है poster making, ऑप्शन 4 है helping children to adopt and nurture a plant। तो इसका जो सही जवाब आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना चाहिए। इससे जो बच्चे हैं वो पौधों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बन पाएंगे। हेल्पिंग चिल्ड्रन टू एडॉप्ट एंड नर्चर अ प्लांट इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 77। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? ऑप्शन है इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया, इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। तीसरा ऑप्शन है इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। चौथा है इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली
जिनसे वे पीड़ित हैं। Abhay asked his student to do a survey in group on disease that people in their neighborhood suffered from. The survey is not mentioned in the textbook. Which option is not relevant for this teaching learning strategy? Option है it provide opportunity to interact with community. Option 2 है it help children connect learning with real life. Option 3 है it enable children understand data handling and work together. Option 4 है it help the community understand the digit that they suffer from. तो इसका जो सही जवाब होगा, आप इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इसका जो सही जवाब है वो 4 है। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी जिनसे वे पीड़ित हैं। ये आपका सही जवाब नहीं है और प्रासंगिक नहीं है। बाकी तीनों बच्चे के लिए हेल्पफुल रहेगा। इससे बच्चे क्या होंगे, बातचीत करने का अवसर मिलेगा समुदाय के साथ। बच्चे वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद करेगा। बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने में मदद मिलेगी और एक साथ काम करने में भी सक्षम बन पाएंगे। अगला क्वेश्चन है 78। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके, सड़क दुर्घटना के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया, समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, दूसरा है अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण, तीसरा है अन्वेषण दृष्टिकोण, चौथा है मानववादी दृष्टिकोण। To talk about emergency situation, Priya asks children experiences when they face any emergency. Children narrated their experiences with fire, electric shock, and road accident. She asked questions, assessed their existing understanding, and discussed safety aspects using resources such as road safety advertisement from newspaper, and also use LPG and electric bill to discuss safety guidelines on fire and electric shock respectively, which is the most appropriate approach that Priya employed. तो जो ऑप्शन है कॉग्निटिव अप्रोच, एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग अप्रोच, तीसरा है इंक्वायरी अप्रोच और चौथा है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। इसका जो सही जवाब होगा वो तीसरा होगा, अन्वेषण दृष्टिकोण यानी इंक्वायरी अप्रोच। इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन है समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि। इसका ऑप्शन है पहला यह सस्ता और सुलभ है, दूसरा है बुजुर्ग लोग बुद्धिमान और उनके पास समय है, तीसरा है यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है और चौथा है कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। Community is an important teaching and learning resource because option 1 it is inexpensive and accessible. Option 2 है elderly people are wise and have time. Option 3 है it provides learning opportunity in real setting. Option 4 है one can accept all knowledge available in the community uncritically. तो 79 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। इट प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन रियल सेटिंग। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसके समृद्ध करने का तात्पर्य है। ऑप्शन पहला है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, दूसरा है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, तीसरा है पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण और चौथा है पाठ्यचर्या से बाहर जाना। इन ईवीएस टीचिंग लर्निंग लिंकिंग क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल एंड इनरिचिंग इट इम्प्लीज। ऑप्शन 1 है गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक,
ऑप्शन 2 है लिंकिंग टेक्स्ट बुक्स टू ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज एंड कंसर्न्स। ऑप्शन 3 है होल स्कूल अप्रोच और 4 है गोइंग बियॉन्ड करिकुलम। इसका जो सही जवाब है वो है पाठ्य पुस्तकों से बाहर आना, गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 81 है कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी और अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? पहला आपका ऑप्शन है परिवार की परिभाषा गलत है। दूसरा, रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। तीसरा, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। चौथा है परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। To class third student, Rama taught that a father, mother and their children constitute nuclear family, and if grandfather, grandparents and other relatives stay along, that it is an extended family. What do you think of it? Option 1 is the definition of family is incorrect. Option 2 is Rama is insensitive towards her students. Option third, the teaching learning approach is not inclusive. और ऑप्शन 4, the concept of family had to be taught like this. तो 81 का जो सही आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 81 का सही ऑप्शन है ऑप्शन 3, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। द टीचिंग लर्निंग अप्रोच इज नॉट इंक्लूसिव। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है? पहला ऑप्शन है चित्र पढ़ना, दूसरा है फील्ड भ्रमण, तीसरा है श्यामपट्ट का उपयोग, चौथा है उपयुक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिविटी इन ईवीएस क्लासरूम? पहला है पिक्चर रीडिंग, दूसरा है फील्ड विजिट, तीसरा है यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड, चौथा है ऑल ऑफ अबव। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका सही जवाब होगा आपका 4, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ अबव। यानी कि ईवीएस कक्षा में सभी प्रकार की गतिविधि आपकी होनी चाहिए। चित्र पढ़ाना, फील्ड भ्रमण कराना या फिर श्यामपट्ट का उपयोग, ये सभी शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है 83, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि? ऑप्शन पहला है एकीकृत, दूसरा है समावेशी, तीसरा है विषयगत, चौथा है उपयुक्त सभी। इन्वायरमेंटल स्टडी करिकुलम में लीड टू होलिस्टिक लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन इफ इट इज इंटीग्रेटेड। ऑप्शन 2 इंक्लूसिव, ऑप्शन 3 थीमेटिक, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ एबव। तो 83 का आप सही जवाब लिखिए कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब है आपका 4, उपयुक्त सभी, यानी एकीकृत, समावेशी और विषयगत सभी जो है आपके इम्पोर्टेंट है समग्र शिक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। ऑप्शन है आपका कि यह एक अवैध कार्य है, दूसरा ऑप्शन है सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं, तीसरा है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और अपने आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। ऑप्शन 4 है कि पशुपालक आजीविका का अच्छा स्रोत है। द ईवीएस टेक्स्ट बुक हैज अ चैप्टर ऑफ स्नेक चार्मर. It is intended to make children aware and be sensitized. Option 1 is that it is illegal act. Option 2, for snake charmers as children do not see them often these days. Option 3 है that snake charmers may not harm snakes and they need to be provided with alternative before depriving them of their livelihood. Option 4 है that animal keeping is good source of livelihood. इसका सही जवाब आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। 84 का जो सही जवाब है वो आपका 3 होगा कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। That snake charmer may not harm snakes and they need to be provided with alternative before depriving them of their livelihood. और ये जो चैप्टर आपका है, ये चैप्टर आपके क्लास 5 के एनसीईआरटी बुक चैप्टर 2 कहानी सपेरों से लिया गया है।
85 क्वेश्चन है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? पहला ऑप्शन है शिक्षण सामग्री अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा ऑप्शन है यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ऑप्शन 3 है यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। चौथा है यह शिक्षण अधिगम के लिए बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। Which is most relevant to the midday meal time in a school? Option 1, it has nothing to do with teaching learning. Option 2, it is good teaching learning opportunity for EVS teaching learning. Option 3, it is for children who come in empty stomach to a school. Option 4 है it wastage of lot of precious time of teaching learning. तो इसका सही जवाब होगा 85 का ऑप्शन नंबर 2। ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। इट इज गुड टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ईवीएस टीचिंग लर्निंग। अगला क्वेश्चन है 86, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? पहला ऑप्शन है स्कूल बैग का कम वजन। ऑप्शन 2 है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या। ऑप्शन 3 है अबोध का भार कम करने की जरूरत है। तीसरा है ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा करने की जरूरत है। What does learning without burden in the context of environmental study imply? Option 1, less weight of a school bag. Option 2, less number of chapters in EVS textbooks. Option 3, load of incomprehension needs to be reduced. Option 4, the EVS curriculum need to be reduced to half. तो 86 का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। 86 का जो सही जवाब है वो है 3, अबोध का भार कम करने की जरूरत है। लोड ऑफ इनकम्प्रेहेंशन नीड टू बी रिड्यूस, इसका सही जवाब होगा। 87 क्वेश्चन है एबीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सके। दूसरा ऑप्शन है कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना, उपचारात्मक शिक्षण देना। तीसरा है सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। चौथा ऑप्शन है छात्रों को आसानी से प्रतिबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। What purpose does group learning serve in EVS classroom? Option 1, boys and girls can learn separately. Option 2, to segregate high performers and low achieving students and to do remedial teaching. Option 3 है inculcate value of cooperation and working together to enable each children participate actively and learn. Option 4 है to manage a student easily and reduce workload. ऑप्शन 87 का जो सही जवाब होगा वो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। इसका सही जवाब होगा 3, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप में भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। टू inculcate value of cooperation and working together to enable each child participate actively and learn. 88 क्वेश्चन है आपका बाला का पूरा रूप क्या है? पहला ऑप्शन है मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट। ऑप्शन 2 है अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल। ऑप्शन 3 अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग और चौथा है ब्रेल सहायक प्राप्त अधिगम आकलन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बाला? ऑप्शन 1 ब्रेन एडेड लर्निंग असाइनमेंट। ऑप्शन 2 ब्रेले एज लर्निंग एड। ऑप्शन 3 बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ऑप्शन 4 ब्रेले एडेड लर्निंग असेसमेंट। इसका सही जवाब होगा 88 का सही जवाब आपका होगा 3 अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग एज लर्निंग एड। 89 आपका क्वेश्चन है वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण। ऑप्शन 2 है विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। तीसरा है वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। ऑप्शन 4 सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाएंगे। What do alternative framework means? Option 1 textbooks explanations of various physical phenomena. Option 2 idea that differ from the formally accepted explanations of the concept. Option 3 ideas presently held by scientists and social scientists.
ऑप्शन 4 ऑल द आइडिया दैट आर फर्मली हेल्ड बाय चिल्ड्रन। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका सही जवाब होगा 2 विचार जो अवधारणाओं और औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। आइडिया दैट डिफर फ्रॉम द फॉर्मली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। और इस वीडियो का लास्ट जो आपका क्वेश्चन है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है या है। ऑप्शन फर्स्ट है मिथक, ऑप्शन 2 है वैज्ञानिक तथ्य, ऑप्शन 3 है रूढ़िबद्ध धारणा, ऑप्शन 4 है अंधविश्वास। वुमन आर वीकर देन मैन, इट इज ऑप्शन 1 मिथ, ऑप्शन 2 साइंटिफिक फैक्ट, ऑप्शन 3 स्टीरियोटाइप, ऑप्शन 4 है सुपरस्टिशंस। तो इसका सही जवाब जो होगा ये एक मिथक है, यानी कि मिथ है। तो होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि आपके 30 में से कितने सही हुए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने नोट्स नहीं लिए हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं नोट्स के लिए, और बाकी जो जानकारी है नोट्स के बारे में आपको नंबर पर मैसेज करने के बाद बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के एक और रिवीजन के साथ। आप मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।